नमस्कार दोस्तों, आरएसवस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप जादुई कहानियां, अद्भुत एक्शन और रोमांच से भरी कहानियां पा सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करो और कमेंट। आज का टारगेट 50 कमेंट और 150 लाइक्स का है। आज हम लेकर आए हैं मिस्टर बिलियनेयर वेल्थ सिस्टम की नई कड़ी, एपिसोड 276। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानियों को भी सपोर्ट दे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 276। हजारों किलोमीटर दूर अजीमा देश से एक विशाल किला था जो एक बहुत मोटी और लंबी परिधि की दीवार से घिरा हुआ था। दीवार की ऊंचाई 300 मीटर और मोटाई 5 मीटर थी। इन दीवारों के पीछे कई इमारतें फैली हुई थीं। इस विशाल परिधि की दीवार के भीतर का क्षेत्र कई किलोमीटर में फैला हुआ था और अगर कोई दीवार के दूसरी तरफ खड़ा होता तो वह दूसरी छोर को नहीं देख पाता। यहाँ की इमारतें भव्य थीं और विशेष सामग्री से बनी थीं, जो ये सुनिश्चित करती थी कि ये इमारतें भूकंप जैसी आपदाओं का सामना कर सकें। किले की सड़कों पर कई लोग चल रहे थे। हर एक व्यक्ति के पास एक हथियार था। कुछ कोनों पर कई संघर्ष हो रहे थे। विभिन्न संगठनों के लोगों के बीच झगड़े आसानी से शुरू हो जाते थे, जिन्हें उनके कपड़ों पर लगे बैज और प्रतीकों से पहचाना जा सकता था। किले की विशाल परिधि की दीवार के ठीक बाहर कई इमारतें थीं। ये एक और शहर की तरह था जो परिधि की दीवार के ठीक बाहर स्थित था। वहां भी कई लोग मौजूद थे। वास्तव में परिधि की दीवार के बाहर पाए जाने वाले लोगों की संख्या अंदर के लोगों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थी। बाहर की दीवार के पास देखे जाने वाले हर व्यक्ति को अजीमा जैसे देश में एक अभिजात वर्ग माना जा सकता था। ये सभी सशस्त्र थे और ठीक उसी तरह जैसे परिधि की दीवार के भीतर समय समय पर झगड़े होते थे। चोरी यहाँ सामान्य मानी जाती थी। दूसरे शब्दों में, यहाँ कोई कानून नहीं था। केवल ताकत ही यह निर्धारित करती थी कि व्यक्ति सही है या गलत। वर्तमान में विशाल परिधि की दीवार के चारों ओर कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं था। हर एक व्यक्ति एक अभिजात वर्ग का भाड़े का सैनिक था। अगर इन सभी लोगों ने, जो उस शहर में थे जो परिधि की दीवार के बाहर बना था, अजीमा जैसे देशों पर हमला करने का फैसला किया तो उन देशों को आसानी से नष्ट किया जा सकता था। परिधि की दीवार के भीतर एक भव्य दिखने वाली इमारत के अंदर एक आदमी एक सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था। वह एक आदमी था जिसके छोटे भूरे बाल, लाल आंखें, मोटे भौं और एक अच्छी तरह से टोन शरीर था। उसे दूर से देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह एक मजबूत व्यक्ति है, क्योंकि उसके चारों ओर एक दबंग आभा थी। इस व्यक्ति का नाम एंटोनियो फिलिप्स था। यही वह व्यक्ति था जिसने पतले आदमी और कई अभिजात वर्ग को नाथन को बचाने के लिए भेजा था। वह पैंथर्स संगठन का वर्तमान उपनेता था। वह नाथन से कुछ हासिल करना चाहता था। वर्तमान में उसके चेहरे पर एक शिकन थी। समय बीतने के साथ वह अधीर हो रहा था। अंत में उसने अपने चारों ओर खड़े 5 लोगों में से एक को देखा। क्या योना वापस आया है? ये एक बहुत सरल मिशन होना चाहिए था, ये देखते हुए कि उसे सबसे कमजोर राष्ट्रों वाले महाद्वीप पर भेजा गया था। एंटोनियो ने किसी विशेष को संबोधित किए बिना पूछा। हालांकि उस राष्ट्र को उस महाद्वीप में कुछ ताकत कहा जा सकता है, योना और उसके साथ गए दल की तुलना में उसके लिए किसी को लाना और देश से बाहर निकलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने आगे कहा, उपनेता, मुझे नहीं लगता कि हमें उस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूं कि आप उसे वह अवसर देने के लिए उसका एहसान लौटा रहे हैं। चूंकि जो व्यक्ति हमें जानकारी देने वाला था वह बहुत महत्वपूर्ण था, हमें कम से कम एक ऐसा व्यक्ति भेजना चाहिए जो पूरे राष्ट्र को आसानी से पराजित कर सके ताकि मिशन की सफलता सुनिश्चित हो सके। एक आदमी ने कहा। कमरे में मौजूद 5 लोग वर्तमान में उच्च तकनीक वाली आर्मर पहने हुए थे। वे सभी काले रंग के थे और उनके पीठ पर एक पैंथर का चित्र था। वर्तमान में उनमें से प्रत्येक के पास एक प्रतीक था जिसमें 8 तारे थे। ये पैंथर्स संगठन के कुछ सबसे अच्छे सदस्य माने जाते थे। बेशक यह उनके युद्ध कौशल के संदर्भ में था। अगर विवान उनके सामने होता तो वह ये देखकर चौंक जाता कि उनमें से प्रत्येक वर्तमान में उसकी तरह ही मजबूत था। और जो और भी चौंकाने वाला था वह ये था कि उनकी ताकत उस आर्मर पर निर्भर नहीं थी जो वे पहन रहे थे, बल्कि असली शारीरिक ताकत पर थी। पूरे पैंथर्स संगठन में केवल 12 लोग थे जिनकी ताकत उनके स्तर की थी। लेकिन बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वे सबसे मजबूत थे। एंटोनियो, उदाहरण के लिए, एक सफेद आर्मर पहन रहा था जिसमें छाती पर एक काले पैंथर का चित्र था। उसके सीने पर लगे प्रतीक में 10 तारे थे। इसका मतलब था कि ताकत के मामले में वह उन 5 से कम 2 स्तर ऊपर था।
आपको पता होना चाहिए कि मैं हमेशा अपने शब्दों का सम्मान करता हूँ। इसके अलावा हम वर्तमान में एक बहुत तंग स्थिति में हैं। अगर हम किसी मजबूत व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो ये किले में अन्य बलों का ध्यान आकर्षित करेगा। एंटोनियो ने सिर हिलाते हुए कहा। किले में मौजूद संगठनों ने हमेशा एक दूसरे पर नजर रखी। अगर एक संगठन कोई संदिग्ध कदम उठाता है तो वे हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सभी संगठन किले में समान लक्ष्य और उद्देश्य रखते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वर्तमान में पैंथर्स संगठन को नाथन से जो चाहिए था वह कुछ ऐसा था जिसे वे एक रहस्य बनाए रखना चाहते थे। ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने लगभग 5 साल पहले पाया था। वे हमेशा उस कुछ का उपयोग करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे हमेशा असफल रहे। बेशक पिछले 3 महीनों में उन्होंने कुछ सुराग पाए थे जो उन्हें यह उपयोग करने में सक्षम बनाते थे जो उन्होंने पाया था, लेकिन उन्हें जो चाहिए था उसे खोजने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वे किले से बाहर सबसे मजबूत लोगों को नहीं भेज सकते थे। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर हम में से कोई एक उस व्यक्ति को खोजने के लिए बाहर जाता है जो हमें जानकारी देने वाला है, तो मुझे यकीन है कि कोई भी हमें आसानी से नहीं पकड़ पाएगा। एक लंबे लाल बालों वाले आदमी ने कहा। आखिरकार हमारे खिलाफ नजर रखने वाले सभी लोग हमारे मुकाबले निम्न स्तर के हैं, इसलिए हमारे लिए अपनी वर्तमान ताकत के साथ किले से बाहर निकलना कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उसने आगे कहा। एंटोनियो ने इस पर कुछ समय तक विचार किया और फिर सिर हिलाया। उस आदमी ने जो कहा था वह वास्तव में सच था। बस इतना था कि वह कुछ भी जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा संगठन के सुप्रीम लीडर थे जो पूरे पैंथर्स संगठन के प्रभारी थे। अगर वह बिना सुप्रीम लीडर की अनुमति के संगठन के कुछ सबसे मजबूत योद्धाओं को तैनात करता तो उसके लिए कुछ समस्याएं हो सकती थीं। शायद वह अपनी स्थिति से भी हटा दिया जाएगा। उसकी स्थिति के लिए कई लोग वर्तमान में लक्ष्य बना रहे थे। अगर वे उसे अपनी स्थिति से हटाने के लिए कुछ भी खोज लेते तो वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। एंटोनियो जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति सुरक्षित नहीं थी, और यही मुख्य कारण था कि उसने वास्तव में उन चीजों पर ध्यान रखा जो सुप्रीम लीडर द्वारा आवश्यक थीं। सुप्रीम लीडर को सबसे ज्यादा जो चाहिए था वह ये था कि वे कुछ ऐसा खोजें जिसका उपयोग वे उस चीज को करने के लिए कर सके जो उन्होंने पाई थी। अगर वे जो कुछ भी पाए थे उसका उपयोग करने में सफल हो जाते तो शायद वे पूरे किले के शासक बल बन जाएंगे। एंटोनियो ने बहुत लंबे समय तक खुद को इस मामले से दूर रखा था, इससे पहले कि वह उन सुरागों को खोजने में सफल हो गया जो वे खोज रहे थे, और इसके परिणामस्वरूप वह कुछ भी जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था जो यह उजागर करे कि जो वह चाहता था वह महत्वपूर्ण था। यही कारण था कि उसने कुछ कमजोर लोगों को भेजा था ताकि नाथन को खोजने के लिए। वह निश्चित था कि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि कुछ कमजोर सदस्यों को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए सौंपा जाएगा। जैसे ही वह ये सोचते हुए था कि उसे क्या करना चाहिए, एक और व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर जो अभिव्यक्ति थी उससे स्पष्ट था कि वह कोई अच्छी खबर नहीं लाने वाला था। क्या हुआ? एंटोनियो ने अपने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। कमरे में प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक महिला थी। उसकी आभा ये दिखा रही थी कि वह सामान्य नहीं थी, और निश्चित रूप से पूरे किले में कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। जैसे कि कमरे में मौजूद 5 लोग, वह भी एंटोनियो के सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह एंटोनियो का पीछा कर रही थी। ये सच है, यह एंटोनियो नहीं था जो उसका पीछा कर रहा था, बल्कि इसके विपरीत। इस तथ्य के कारण कि उसने एंटोनियो से प्यार किया, उसने उसके पास रहने का निर्णय लिया जब तक कि वह उसके साथ रहने के लिए सहमत नहीं हो जाता। उपनेता योना और जो लोग उसे भेजे गए थे वे मर चुके हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने मिशन में असफलता हासिल की है, महिला ने कहा। कौन पैंथर्स संगठन के एक सदस्य को मारने की हिम्मत करता है? एंटोनियो ने गुस्से में उठकर चिल्लाया। ये पहले से ही 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया था जब उसने योना को नाथन को किले में लाने के लिए भेजा था। हालांकि यह सच था कि नाथन एक कमजोर व्यक्ति था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे रहस्य थे जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। योना की मौत उसे गुस्सा नहीं दिला रही थी, लेकिन उनकी मौत का मतलब था कि मिशन जो अब तक पूरा होना चाहिए था वह असफल हो गया। जितना अधिक समय मिशन को पूरा करने में लगेगा उतना ही अधिक जोखिम होगा कि अन्य लोग उसके काम के बारे में जान जाएंगे। यहाँ तक कि अगर यह अन्य संगठनों का मामला नहीं था तो संगठन के भीतर कुछ लोग थे जो उसकी स्थिति के लिए लक्ष्य बना रहे थे। जितना अधिक वे उस मिशन को पूरा करने में सफल होंगे उतना ही अधिक वे उसकी स्थिति को बदलने में सक्षम होंगे। इसका मतलब था कि जो मिशन था वह नाथन से प्राप्त होने वाली जानकारी कुछ ऐसा था जो संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और जब ताकत की बात आती है जो वह वर्तमान में रखता था तो ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे अन्य लोग हासिल नहीं कर सकते थे।
हालांकि वर्तमान में ये 5 लोग संगठन के कुछ सबसे मजबूत सदस्य थे, लेकिन उनसे भी मजबूत कुछ लोग थे। वर्तमान में 3 लोग थे जो उसकी तरह ही मजबूत थे, और इन तीनों में से 2 पहले से ही उसकी स्थिति पर नजर गड़ाए हुए थे, और तीसरा उसका दोस्त था जो उसका समर्थन कर रहा था। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि वास्तव में उसे और उसके साथ गए लोगों को किसने मारा, लेकिन मैं जितना संभव हो सके जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूं। महिला ने कहा। वह भी इस बात से निराश थी कि जो मिशन एक आसान काम होना चाहिए था, वह अचानक कठिन हो गया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। किसी बिंदु पर उसने देखा कि योना उस स्थान पर नहीं था जहां नाथन था। यही कारण था कि उसने उसे सूचित करने के लिए संपर्क किया कि वह वहां जाने के लिए कहे, क्योंकि वह सभी लोग जो उसे भेजे गए थे वे मर चुके थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वे दोनों एक ही स्थान पर थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके स्थान के सभी संकेत गायब हो गए। पहले नाथन का, फिर अंत में योना का। नाथन के लिए वह सुनिश्चित नहीं थी कि वह मरा है या नहीं, लेकिन योना के लिए वह सुनिश्चित थी कि वह मर चुका था, क्योंकि संगठन के सभी सदस्यों के जीवन बल को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई संकेतक थे। चूंकि संकेतक ने दिखाया कि योना मर चुका था, तो इसका मतलब था कि मिशन असफल हो गया। उसकी गणना के अनुसार उसे यकीन था कि यह किसी तरह किले से संबंधित था। यह या तो किला 11 था या कोई अन्य किला था जिसने किसी तरह योना और उसके समूह का सामना किया था। एक पल के लिए भी उसने नहीं सोचा कि बाहर कोई ऐसा व्यक्ति था जो योना से कहीं अधिक मजबूत था। हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, एंटोनियो ने कहा, अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए। वह आवेग में कार्य नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे उसकी सफलता की संभावनाएं कम हो जाएंगी। आप लोग क्या सुझाव देते हैं? जब उसने महसूस किया कि वह कुछ समय के लिए शांत हो गया है, तो एंटोनियो ने कमरे में मौजूद 6 लोगों की ओर देखा और पूछा, उपनेता, मैं अभी भी वही राय रखता हूं। अगर संभव हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस मिशन को लेना चाहूंगा। जब तक मैं एक कदम उठाता हूं, मुझे यकीन है कि कोई भी मुझे इस मिशन को पूरा करने से आसानी से नहीं रोक पाएगा। पहले बोले गए आदमी ने, जो मोटे दाढ़ी वाला था, फिर से बोला, ये सच है कि हमारे कदम दूसरों का ध्यान आकर्षित करेंगे, लेकिन जब तक वे प्रतिक्रिया देंगे, मैं पहले ही मिशन पूरा कर लूंगा। आदमी ने आगे कहा। अन्य लोगों ने इस पर कुछ समय तक विचार किया और देखा कि जो उसने कहा था वह वास्तव में सच था। अगर वह आदमी कार्य करने जा रहा था, तो यह एक सुनिश्चित तथ्य था कि जब तक वह नाथन के संपर्क में आता, वह मिशन पूरा करने में सक्षम होगा। चूंकि यही इरादा था, तो अब उन्हें और अधिक रोकने की आवश्यकता नहीं थी। और उन लोगों के लिए जो योना और उसके साथ गए लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, एंटोनियो उन्हें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ये करने दूंगा, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसे जल्दी करें। मैं नहीं चाहता कि दूसरों को हमारे कदमों पर संदेह हो। अगर हम अपने संगठन के भीतर के लोगों को संदेह में डाल सकते हैं, तो यही सीमा होनी चाहिए। एंटोनियो ने अपनी सीट पर वापस बैठते हुए कहा। मोटे दाढ़ी वाले आदमी ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, उपनेता, चिंता न करें। मैं इस मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने का वादा करता हूं। मुझे आशा है, ये पहले ही 1 सप्ताह से अधिक हो चुका है जब हमने मिशन शुरू किया है, और मुझे यकीन है कि कई लोग पहले से ही हमारे कदमों के बारे में संदेह कर रहे हैं। जब आप किले से बाहर जाएंगे, तो उनकी जिज्ञासा इस मामले पर चरम पर पहुंच जाएगी। मैं उन्हें कुछ समय के लिए रोकने में सक्षम होना चाहिए ताकि आपको मिशन पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। एंटोनियो ने कहा। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, उपनेता। मोटे दाढ़ी वाला आदमी गहरी झुककर बोला और फिर कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, एंटोनियो की आवाज ने उसे रोक दिया। अगर आप ये पता लगाने में सफल होते हैं कि योना और अन्य लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन था, तो उन्हें खत्म कर दें, जब तक कि यह मिशन की प्रगति में बाधा न डाले। एंटोनियो ने ठंडे स्वर में कहा। यह स्पष्ट था कि वह योना की हत्या से खुश नहीं था, और जो अभिजात वर्ग योना के साथ गए थे, उनके लिए वह उतना चिंतित नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि वे योना के साथ थे कि उसने उनके बारे में बात की। जो एहसान योना ने एंटोनियो के लिए किया था, वह एंटोनियो नहीं भूलने वाला था। यही कारण था कि वह उसकी मौत को आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मैं वादा करता हूं, उपनेता, मैं उसे ढूंढूंगा और मार दूंगा। मोटे दाढ़ी वाला आदमी दृढ़ता से कसम खाता है। इसके तुरंत बाद वह कमरे से बाहर चला गया। कमरे में मौजूद 6 लोग कुछ समय के लिए चुप रहे। फिर जब उन्होंने कमरे में माहौल में एक निश्चित बदलाव देखा, तो उनके चारों सहयोगियों ने एक एक करके बहाने बनाकर बाहर निकल गए। कुछ समय बाद केवल एंटोनियो और महिला कमरे में रह गए। एंटोनियो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठे रहे, ये सोचते हुए कि उसे अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए अगला क्या करना चाहिए।
इस दौरान उसने कभी भी पैंथर्स संगठन के सुप्रीम लीडर की स्थिति पर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचा। ये कुछ ऐसा था जिसे असंभव माना जा सकता था जब तक कि संगठन का सुप्रीम लीडर नहीं गुजर जाता। लेकिन ये कुछ ऐसा था जो आना मुश्किल था, ये देखते हुए कि संगठन का सुप्रीम लीडर कोई ऐसा व्यक्ति था जो एंटोनियो से कहीं अधिक मजबूत था। और वर्तमान में एंटोनियो खुद सुप्रीम लीडर के प्रति पूरी तरह से प्रशंसा से भरा हुआ था। और परिणामस्वरूप हालांकि सुप्रीम लीडर ने उसे पसंद नहीं किया, फिर भी एंटोनियो ने कभी भी नाराजगी नहीं दिखाई। जैसे ही एंटोनियो अपने विचारों में खो गया, महिला उसके पास आई। उपनेता, क्या मैं आपको आराम करने में मदद करूं? महिला ने पूछा। एंटोनियो ने अपनी आंखें उठाईं और महिला को देखा। अंत में उसने सिर हिलाया और साइड किया। पैट्रिशिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं आप में रुचि नहीं रखता। आपको मुझसे प्यार करने के लिए किसी और को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि पैट्रिशिया को अस्वीकार किया गया, उसने अपने चेहरे पर कोई निराशा नहीं दिखाई। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह अधिक शांत थी जिसने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति द्वारा अस्वीकार किया गया हो। यह मायने नहीं रखता कि आप अब मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य में मुझे पसंद नहीं करेंगे। और यही मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं आपके लिए तब तक इंतजार करूंगी जब तक आप मुझसे प्यार नहीं करते, भले ही मुझे दशकों तक इंतजार करना पड़े। पैट्रिशिया ने दृढ़ता के साथ कहा। हालांकि यह सच था कि वह अपने चेहरे पर यह नहीं दिखा रही थी कि वह आहत थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह थी। ये बस इतना था कि उसने दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को छिपाने का तरीका सीख लिया था। एंटोनियो ने पैट्रिशिया की आंखों में देखा और कुछ सेकंड के लिए उसे घूरा। अंत में उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि चाहे वह जो भी कहे या करे, वह पैट्रिशिया के मन को नहीं बदल सकता। उसने कई बार कोशिश की थी लेकिन वह असफल रहा। अंत में वह केवल उसे अपनी इच्छा के अनुसार करने देने का निर्णय ले सकता था। आखिरकार वह कुछ भी खोने वाला नहीं था। उसने उसे केवल इसलिए याद दिलाया क्योंकि वह उसकी टीम और संगठन में ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वह नहीं चाहता था कि वह किसी और पक्ष में चली जाए। पैट्रिशिया ने एंटोनियो को एक आखिरी नज़र दी और फिर अंततः कमरे से बाहर चली गई। उसे संगठन में अपनी अन्य जिम्मेदारियों का ध्यान रखना था क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। हालांकि विवान को आने वाली आपदा के बारे में नहीं पता था। जो व्यक्ति भेजा गया था वह बहुत मजबूत था उसकी वर्तमान ताकत के स्तर पर। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद कई लोग आएंगे। लेकिन इस समय के लिए विवान क्रिस्टल सिटी लौटने की योजना बना रहा था। अगर यह उसकी इच्छा के अनुसार होता तो वह वास्तव में उस शहर में वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां रहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी मां के। इस सप्ताह उसकी मां के लिए एक स्मारक दिवस होने वाला था और परिणामस्वरूप विवान को क्रिस्टल सिटी लौटना था जहां उसे दफनाया गया था। अगर यह सच में होता कि उसकी मां को 4 साल से अधिक हो गए थे तो वह वास्तव में चाहता कि वह उसकी लाश को उस जगह से हटा दे। फिर भी चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं, उसे वापस जाना था। मुझे लगता है कि मैं इस मौके का उपयोग उन कंपनियों और संपत्तियों पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कर सकता हूं जो मैंने रॉय परिवार से हासिल की थीं। विवान ने अपने निजी जेट में चढ़ते हुए अपने आप से कहा। गैब्रियल निश्चित रूप से उसका वर्तमान पायलट था। गैब्रियल ने एक और व्यक्ति को खोज निकाला था जिसे वह एक एयरलाइन में काम करते समय लंबे समय से जानता था। विवान जेट में अकेला नहीं था। वह वर्तमान में सान्या और उसकी मां कात्यायनी, जोनाथन और उसके माता पिता और श्रेयंका के साथ था। चूंकि यह वह समय था जब वह अपनी मां को याद करने जा रहा था, विवान ने सोचा कि उसे श्रेयंका को एक ब्रेक देना चाहिए। हालांकि श्रेयंका स्वतंत्र होने के लिए इच्छुक नहीं थी। जब उसने सुना कि विवान अपनी मां की अंतिम रेस्टिंग प्लेस पर जाने वाला है तो उसने उत्साहपूर्वक उसके साथ जाने का निर्णय लिया। ये सच नहीं था कि वह इसके बारे में खुश थी, बल्कि यह था कि वह विवान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसी स्थिति में हालांकि उसे पता था कि सान्या वहां होगी, वह वहां केवल ये सुनिश्चित करने के लिए गई थी कि सब कुछ ठीक हो। जैसे ही विवान इस बारे में सोच रहा था कि वह क्या करने वाला है, सान्या, जो उसके बगल में बैठी थी, ने उसके गाल को चिढ़ाया। इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? उसने अपनी आंखों में चिंता के साथ पूछा। विवान एक पल के लिए चौंका और फिर उसने देखा कि वह किसी तरह ध्यान खो चुका था। अंत में उसने थोड़ा खांसी ली और सान्या की ओर मुड़कर कहा, कुछ नहीं, मैं बस इस बारे में सोच रहा था कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो अपनी मां के स्मारक के बाद मैं क्या करने वाला हूं। क्या ऐसा है? सान्या ने उसे संदेह से देखा। ये स्पष्ट था कि वह जो कह रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं था। लेकिन चूंकि विवान यह नहीं बताना चाहता था कि वह वास्तव में क्या सोच रहा था, उसने इस मामले को इस समय आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। लगभग 1 घंटे बाद विमान अंततः क्रिस्टल सिटी के हवाई अड्डे पर उतरा। विवान और समूह तुरंत बाहर निकले और निकासी के लिए हेडेड हुए, फिर हवाई अड्डे से बाहर चले गए।
गैब्रियल और उसके दोस्त को विमान की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था। उन्होंने पहले ही एक समूह खोज लिया था जो विमान की देखभाल करने और यात्रियों की देखभाल करने वाले होस्टेस को लाने के लिए तैयार थे। ये विमान का क्रिस्टल सिटी के हवाई अड्डे पर पहला अनुभव था। जब वे हवाई अड्डे से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि उनके लिए कई कारें इंतजार कर रही थीं। ये एक व्यवस्था थी जो श्रेयंका ने की थी। चूंकि वह व्यवसाय में शामिल होने के कारण संबंध रखती थी, उसने आसानी से उन लोगों में से कुछ को खोज निकाला था जो पहले से ही रॉय परिवार द्वारा पूर्व में स्वामित्व वाली कंपनियों की देखभाल करने के लिए आए थे। जैसे ही विमान कार में चढ़ने वाला था, उसे आश्चर्य हुआ कि उन लोगों के समूह में एक परिचित चेहरा था जो उन्हें लेने आया था। वह और कोई नहीं बल्कि उसका सौतेला भाई स्टीव था। वह हमेशा ब्रेंडा के साथ रहा करता था, लेकिन चूंकि विवान ने उसे और उसकी मां को मार डाला था, स्टीव अब अकेला था। हालांकि उसके पास एक बड़ा भाई था जिसका नाम अर्नव था। दोनों के बीच की नज़दीकी नहीं थी, भले ही वे भाई थे। हालांकि पारिवारिक प्रेम उनके बीच था, वह इतना गहरा नहीं था। यहाँ तक कि जब विवान ने रॉय परिवार को नष्ट किया, अर्नव देश में नहीं था। और वर्तमान में विवान जानता था कि अर्नव अभी वापस नहीं आने वाला था। ये बस इतना था कि उसने पहले ही जान लिया था कि अर्नव वापस नहीं आएगा, चाहे वह कुछ भी करे या हो। स्टीव को एक पल के लिए देखकर विवान ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का निर्णय लिया। आखिरकार, भले ही ये सच था कि स्टीव उसका सौतेला भाई था, लेकिन चूंकि स्टीव ने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, विवान ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का निर्णय लिया। जैसे ही स्टीव ने विवान की ओर देखा, विवान ने पहले ही मुड़कर कार में चढ़ना शुरू कर दिया। और नतीजतन स्टीव केवल उसके पीछे देख सका। वह विवान की पीठ को देखकर उसे परिचित मानने में असमर्थ था, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया और सोचा कि यह असंभव था। रॉय परिवार के साथ परिवार के संबंधों के बाद स्टीव ने हमेशा ऑफ ट्रैक रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने की कोशिश की, जैसे कि हमेशा पैसे कमाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए, लेकिन उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसका कारण यह था कि जब उसने विवान के साथ दांव लगाया था तो उसे कभी भी सोमेश्वर शहर में कदम नहीं रखने के लिए कहा गया था। लेकिन जब उसके पिता विवान को खोजने गए तो स्टीव को उसके साथ जाना पड़ा। और निस्संदेह ये जानकारी कि उसने सोमेश्वर शहर में कदम रखा ऑफ ट्रैक रेसेस तक पहुंच गई। चूंकि उसने माउंट ब्राइट पर हारने वाले दांव का उल्लंघन किया था, उसे ऑफ ट्रैक रेसेस द्वारा कभी भी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि उसने अन्य प्रकार की रेसिंग संगठनों को आजमाने की कोशिश की थी, सभी ने मना कर दिया। इसका कारण यह था कि ऑफ ट्रैक रेसेस का प्रभाव था। अंत में वह पहले से ही रॉय परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों में वापस आया और नौकरी के अवसर के लिए आवेदन किया। उसने एक ड्राइवर के पद के लिए आवेदन किया। हालांकि वह रॉय परिवार का सदस्य था, एक प्रबंधक ने सोचा कि उसकी क्षमताएं अच्छी थीं और उसे कंपनी की कारों को चलाने का काम दिया गया। इस दिन उसे सूचित किया गया था कि बड़ा बॉस, जो पहले रॉय परिवार द्वारा स्वामित्व वाली सभी कंपनियों का मालिक था, आने वाला था। हालांकि स्टीव ने उस व्यक्ति के प्रति वर्तमान में नाराजगी महसूस की, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि ये तथ्य कि उसके पिता और दादा ने अपनी इच्छा से उन संपत्तियों और कंपनियों या शेयरों को बेचने का निर्णय लिया जो उन्होंने इस व्यक्ति को दी थी। इसके अलावा ये भी तथ्य था कि उसकी वर्तमान स्थिति उस व्यक्ति के साथ तुलना करने के लिए नहीं थी जिसने व्यवसाय पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि पिछले स्टीव, शायद उसके पास उस व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूंजी नहीं थी। अपने मन से सभी विचारों को दूर करने के लिए सिर हिलाते हुए वह कार में चढ़ गया और सभी लोग जो उस कार में चढ़ने वाले थे, उनके चढ़ने के बाद ड्राइविंग शुरू कर दी। विवान, जो एक कार के अंदर बैठा था, इमारतों को देख रहा था जैसे वे उसके सामने से गुजर रहे थे। उसे इस जगह के बारे में कुछ यादें आ रही थीं क्योंकि जब उसने अपनी यादें फिर से प्राप्त की थीं तो उसने यहाँ क्रिस्टल सिटी में बिताए गए कुछ बेहतरीन क्षणों को पाया था। इस पल में वह सान्या के साथ अपने बचपन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। शायद यह उसके जीवन के सबसे अच्छे समय में से एक था, जब तक कि उसे सिस्टम नहीं मिला। कुछ समय बाद वे अंततः रॉय परिवार द्वारा पहले से स्वामित्व वाले महल में पहुंचे। ये वह था जिसे विवान ने श्रेयंका के माध्यम से उनसे खरीदा था। और ये 3 महीनों में पहली बार था जब वह यहाँ आया था, जब वह छोड़ गया था। उसने देखा कि जब से वह गया था तब से वास्तव में कुछ भी नहीं बदला था। यहाँ सफाई और अन्य चीज़ों की देखभाल करने वाले लोग ज्यादातर वही थे जो पहले से यहाँ थे, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग प्रभारी थे वे बदल गए थे। आखिरकार उनकी वफादारी हमेशा रॉय परिवार के प्रति थी। चूंकि वे अभी राजधानी से आए थे, विवान और बाकी लोगों ने आराम करने और विश्राम करने का निर्णय लिया। इसके अलावा पहले से ही शाम हो चुकी थी, इसलिए वे आराम करने जा रहे थे और फिर अंत में रात के खाने के लिए जाएंगे।
जब विवान अपने कमरे में वापस गया, जो वह हमेशा रॉय परिवार के महल में रहने के दौरान रहा करता था, अनिता ने उस कमरे को अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया जहां नीलिमा रहती थी। उसने अपनी बहन को याद किया और इसलिए उसने अपने कमरे में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि शायद वहां कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उसे अपनी बहन के साथ बिताए समय की याद दिलाएंगी। अनिता ने कमरे के चारों ओर देखा। जब उसने पाया कि वह जिस कमरे में है वह उस कमरे से कितना परिचित है जिसमें नीलिमा ने अपने बचपन का समय बिताया था, तो वह भावुक हो गई। उसे ये भी नहीं पता चला कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। वह बिस्तर पर बैठ गई, उस वातावरण को महसूस करते हुए जो उसे बहुत फेमिलियर लेकिन अज्ञात लग रहा था, जिसे उसने बहुत समय से याद किया था। हालांकि यह सच था कि विवान ने उसे बताया था कि नीलिमा अब नहीं रही। जब उसने कमरे के चारों ओर देखा तो अनिता को यह सोचने से रोक नहीं पाई कि काश उसकी बहन यहाँ होती। कमरे में जो सुगंध थी वह ठीक वैसी ही थी जैसी उसने याद की थी। हालांकि समय के बीतने के कारण सुगंध अब हल्की थी, अनिता अभी भी उसे पहचान सकती थी। अनिता ने दरवाजा बंद करना भूल गई थी जब वह अंदर आई थी, और नतीजतन जैसे ही कोई व्यक्ति दरवाजे के पास से गुजरा और अंदर देखा, वह व्यक्ति देख सकता था कि अनिता रो रही थी। तभी जब अनिता अपनी बहन के साथ बिताए गए समय के बारे में सोचते हुए खोई हुई थी, जब वे दोनों सब कुछ एक साथ करते थे, कुछ नौकरियां उसे देखने आईं ताकि वह अन्य लोगों के साथ रात के खाने के लिए जा सके। वह वास्तव में एक ही स्थिति में बहुत समय से बैठी थी और उसे समय के बीतने का एहसास भी नहीं हुआ। जो लोग उसे देखने आए थे उनमें से 2 महिलाएं थीं। एक के बाल सुनहरे थे जबकि दूसरी के भूरे। इन दोनों का रूप रंग साधारण था। ये दोनों महिलाएं उस हवेली में काम कर रही थी जब नीलिमा वहां मौजूद थी। वास्तव में वे वही थी जिन्होंने हमेशा नीलिमा के कमरे की देखभाल की थी। हालांकि उन्हें ऐसा करने का कोई आदेश नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा किया। यह नीलिमा के साथ उनके संबंध के कारण था। चूंकि वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह पहले ही चली गई थी, उन्होंने अपने समय को समर्पित करने का निर्णय लिया जब वे फ्री थी और उसके कमरे की सफाई करने आईं। ये कुछ ऐसा था जो 4 साल बाद भी जारी रहा जब रॉय परिवार ने हवेली को बेच दिया। जब उन्हें काम पर रखा गया तो उन्होंने वही करना जारी रखा जो वे हमेशा से कर रहे थे। जैसे ही दोनों महिलाएं कमरे में दाखिल हुईं, वे अचानक उस व्यक्ति को देखकर चौंक गईं जो बिस्तर पर बैठा था। उनका खून जम गया क्योंकि वे नहीं जानती थी कि क्या करना है। उन्होंने अनिता को बहुत देर तक घूरा, उनकी आंखें आश्चर्य और आतंक से चौड़ी हो गईं। कुछ सेकंड बाद उनमें से एक चिल्लाई, आह! एक भूत! ये सबसे छोटी थी। दोनों ने नीलिमा को बहुत अच्छे से जाना था। इसके अलावा वे उस समय वहां थी जब उसे दफनाया गया था। अब जब उन्होंने देखा कि वह कमरे में मौजूद है तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित और डर गईं। वे कमरे से भागने की इच्छा रखती थी लेकिन वे वास्तव में डर के मारे हिल नहीं पा रही थीं। चिल्लाहट ने अनिता को वर्तमान में वापस ला दिया। उसने भ्रमित होकर चारों ओर देखा। जब उसने इस अजीब वातावरण को देखा तो वह पहले समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, जब तक कि उसे याद नहीं आया कि वे वास्तव में क्रिस्टल सिटी में यात्रा कर रहे थे। फिर उसने कमरे में मौजूद दोनों महिलाओं की ओर देखा। उनकी पोशाक को देखकर उसने आसानी से पहचान लिया कि वे नौकरानियां हैं। क्या हो रहा है? अनिता ने पूछा जब उसने देखा कि दोनों महिलाएं उसे घूर रही हैं। हालांकि उन्होंने चिल्लाया और उसे उसकी सेंस में वापस लाया, लेकिन वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। दोनों महिलाओं ने अनिता को देखते हुए एक बार फिर से घुटक लिया। उनमें से एक सुनहरे बालों वाली महिला ने कुछ हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या आप एक भूत हैं? उसने हकलाते हुए पूछा। अनिता इस सवाल से चकित रह गई। उसने अपनी आंखें झपकाईं और उस महिला को देखा जिसने पूछा कि क्या वह भूत है या नहीं, ये समझने में असमर्थ थी कि क्या कहना है। इसी समय उसने अपने गालों को छूकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह वहां मांस और रक्त में है, न कि आत्मा में। जब उसने अपनी त्वचा को महसूस किया तो उसने राहत की सांस ली कि वह वास्तव में जीवित है। आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या मैं भूत हूं? क्या आप नहीं देख सकती कि मैं जीवित हूं? अनिता ने पलटकर पूछा। आप जीवित हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? क्या आप 4 साल पहले नहीं मरी थीं? दूसरी महिला ने पूछा। मैं मरी? अनिता ने आश्चर्य से पूछा। एक पल बाद उसे आखिरकार समझ में आया कि दोनों महिलाएं किस बारे में बात कर रही थीं। ओह, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम अनिता है, नीलिमा की जुड़वा बहन। नीलिमा वह है जो 4 साल पहले मर गई, अनिता ने कहा। जब उसने अपनी बहन के बारे में बात की तो उसकी आवाज में उदासी थी। जब दोनों महिलाओं ने जो उसने कहा सुना तो वे चकित रह गईं। लेकिन जब उन्होंने अनिता के चेहरे को देखा तो उन्होंने तुरंत विश्वास कर लिया कि वह जो कह रही है वह सच है। आखिरकार वे पिछले 4 वर्षों से इस कमरे की देखभाल कर रही थी नीलिमा की मृत्यु के बाद, लेकिन कभी भी उन्होंने उसकी आत्मा को नहीं देखा था। दोनों ने राहत की सांस ली।
लेकिन भूत से मिलने का डर अभी भी उनके दिलों में था। जैसे ही वे उसे बताने के लिए आगे बढ़ने वाली थीं, एक और व्यक्ति दरवाजे पर प्रकट हुआ। माँ, यहाँ क्या हो रहा है? जॉनथन ने, जो अभी आया था, चिंतित होकर पूछा। वह बस वहां से गुजर रहा था जब उसने अचानक यहाँ से एक चीख सुनी। चूंकि वह जानता था कि उसकी माँ यहाँ है, वह सोचते हुए दौड़ा कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो गया हो। आह, आप युवा मास्टर विवान हैं? काली बालों वाली नौकरानी ने आश्चर्य से पूछा। जब विवान और अन्य लोग आए तो उन्होंने ज्यादा शोर नहीं मचाया, और नतीजतन नौकरानियां वही करती रहीं जब विवान और अन्य लोग हवेली में प्रवेश कर रहे थे। इसलिए कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें आने पर नहीं देखा। ये दोनों नौकरानियां उन लोगों के उदाहरण थी जिन्होंने उन्हें आते हुए नहीं देखा। क्या विवान? मैं जॉनथन हूँ, जॉनथन ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा जो अभी भी बिस्तर पर बैठी थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, और नतीजतन वह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वास्तव में क्या हुआ था कि किसी ने चिल्लाया। यहाँ कुछ नहीं है, ये बस एक साधारण गलतफहमी थी और ये पहले ही सुलझ गई है। अनिता ने कहा कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और आश्चर्यचकित हुई कि अब रात हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह लगभग 3 घंटे से कमरे में थी। तो आप युवा मास्टर जॉनथन हैं? सुनहरे बालों वाली नौकरानी ने जॉनथन को एक झुकाव देते हुए कहा। वह पहले ही यह समझ चुकी थी कि हालांकि जॉनथन विवान की तरह दिखता था, अनिता की तरह वह विवान से संबंधित था। चूंकि अनिता और नीलिमा जुड़वा बहनें थीं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विवान और जॉनथन एक जैसे दिखते थे। लेकिन यह वास्तव में दुर्लभ था कि दो बच्चे जो अलग अलग माताओं से पैदा हुए थे, अलग अलग पिता के साथ, वास्तव में एक जैसे दिखते थे, भले ही उनकी माताएं जुड़वा बहनें थीं। माँ, चलो चलते हैं, रात का खाना तैयार है, जॉनथन ने कहा, पूरी तरह से नौकरानी को नजरअंदाज करते हुए। ठीक है, चलो चलते हैं। अनिता ने जॉनथन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। चूंकि यह भोजन का समय था, इसलिए उन्हें भी शामिल होना था। पिछले सप्ताह के दौरान उन्होंने अन्य लोगों के साथ बातचीत की थी। यह अधिकतर अनिता थी जिसने सान्या और श्रीयंका के साथ बातचीत की थी। जब उसे पता चला कि सान्या और विवान भविष्य में शादी करने की योजना बना रहे हैं, तो उसने विवान की मां की भूमिका निभाने का निर्णय लिया। वह इस मौके का उपयोग करके विवान के साथ एक बंधन बनाने और उसे अच्छी तरह से जानने का भी मौका ले सकती थी। विवान ने भी उसे दूर नहीं किया। वह उसके साथ बातचीत करता रहा और उनके बीच का रिश्ता बढ़ता गया। लेकिन यह निश्चित रूप से उस रिश्ते की तुलना नहीं कर सकता था जो विवान की अपनी मां के साथ था। फिर भी अनिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चूंकि वे दोनों मिले थे, उनके पास एक दूसरे के करीब आने के लिए अभी भी बहुत समय था। कमरे में दोनों नौकरानियां एक दूसरे को देख रही थीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी नहीं सोचा था कि नीलिमा की एक जुड़वा बहन है। विवान के बारे में तो वे ये भी नहीं जानती थीं कि वास्तव में क्या हो रहा है। वे रॉय परिवार में बहुत लंबे समय से काम कर रही थीं, और नतीजतन वे जानती थीं कि विवान को परिवार में कैसे व्यवहार किया जाता था। इसलिए जब वह अब उच्च स्थिति के साथ वापस आया तो वे निश्चित रूप से चकित थीं। जब दोनों भोजन कक्ष में पहुंचे, जॉनथन और अनिता ने पाया कि अन्य लोग पहले से ही वहां थे। भोजन पहले से ही नौकरानियों द्वारा परोसा जा रहा था। दोनों ने मेज पर बाकी लोगों के साथ शामिल होकर खाना शुरू किया और बातचीत करने लगे। उन्होंने कई बेतरतीब चीजों के बारे में बात की, लेकिन निश्चित रूप से यह महिलाएं थीं जो बातचीत में हावी थीं। वे कभी कभी ऐसी चीजों के बारे में बात करती थीं जो पुरुषों को असंतुलित कर देती थीं, क्योंकि वे उन विषयों को नहीं समझ पाते थे जिनके बारे में महिलाएं बात कर रही थीं। बस ऐसे ही शाम बीत गई और स्मारक दिवस की तैयारियां उसी रात शुरू हो गईं। 2 दिन बाद स्मारक दिवस आखिरकार आ गया। विवान और समूह के बाकी लोग तुरंत विवान की मां के अंतिम विश्राम स्थल पर गए। उन्होंने सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जो स्मारक दिवस के दौरान होनी चाहिए थीं। उन्होंने नीलिमा के बारे में बात की, खुद को याद दिलाते हुए कि वह कब मौजूद थी। हालांकि यह एक दुखद क्षण था, वे उसके बारे में बात करने के लिए भी खुश थे। उन्होंने उन खुशहाल यादों के बारे में बात की जो उन्होंने मृतक के साथ साझा की थीं। इसी क्षण विवान को अंततः आराम मिला। वह अंततः राहत महसूस कर रहा था, भले ही उसकी मां चली गई हो। जब उसकी मां का निधन हुआ तब कोई भी उसे सांत्वना देने के लिए वहां नहीं था, और नतीजतन उसे अपनी मां को खोने के दर्द को अकेले ही सहन करना पड़ा। और निश्चित रूप से ये केवल उसकी मां को खोने का दर्द नहीं था जिसे उसे सहन करना पड़ा। उसे अपने आधे भाई बहनों द्वारा भी यातना सहनी पड़ी, जिन्होंने इस मौके का उपयोग करके उसका मजाक उड़ाया। उस समय वह वास्तव में चाहता था कि वह परिवार छोड़ दे, लेकिन चूंकि उसकी मां का अंतिम विश्राम स्थल रॉय की संपत्ति पर था, उसके पास वहां रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
इसके अलावा उस समय वह अभी भी स्कूल में था। वह उस समय खुद का ध्यान रखने में सक्षम नहीं था और नतीजतन उसे स्कूल में अपनी आवश्यकताओं के लिए रॉय परिवार पर निर्भर रहना पड़ा। स्मारक दिवस रात के अंत में समाप्त हुआ। उस समय लोगों को वास्तव में थका हुआ होना चाहिए था, लेकिन अंत में समूह में केवल 2 लोग थके हुए थे जो विवान ने सोमेश्वर सिटी से लाए थे। बेशक ये और कोई नहीं बल्कि अनिता और उसका पति अविनाश थे। दोनों ने शरीर को मजबूत करने वाले समाधान का सेवन नहीं किया था। बाकी सभी ने, हर एक ने शरीर को मजबूत करने वाले समाधान का सेवन किया था। विवान ने रात को आराम किया। उसने अपनी माँ के साथ बिताए सभी क्षणों को याद किया। अंत में उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ सो गया। अगली सुबह विवान अपने कमरे से बाहर निकला जब उसने ताजगी से स्नान किया। वह नाश्ते के लिए नीचे गया ताकि अन्य लोगों के साथ नाश्ता कर सके। अनिता और अविनाश ने तय किया कि वे उसी दिन सोमेश्वर सिटी लौटेंगे क्योंकि उनके परिवार में बहुत कुछ संभालने के लिए था। सान्या ने इस मौके का उपयोग करते हुए कहा कि वह उनके साथ जा रही है। उसे भी बहुत कुछ संभालना था और वह सब कुछ दामिनी पर नहीं छोड़ सकती थी। और नतीजतन तीनों उसी दिन राजधानी शहर के लिए यात्रा की। विवान ने निश्चित रूप से गैब्रियल से उन्हें वापस ले जाने के लिए कहा। चूंकि विवान ने पहले ही गैब्रियल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बहुत सारा पैसा चुका दिया था, तो गैब्रियल को अधिकतम उपयोग में लाना था। विवान ने गैब्रियल और जिस कंपनी के लिए वह काम कर रहा था, उनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा पैसा चुकाया था। इसलिए उसने तय किया कि गैब्रियल एक राउंड ट्रिप करेगा। वह राजधानी शहर से क्रिस्टल सिटी के लिए राउंड ट्रिप करेगा, फिर वापस क्रिस्टल सिटी आएगा ताकि बाकी लोग जो राजधानी शहर में वापस जाने वाले थे उनका इंतजार कर सके। ये विवान के लिए एकमात्र विचार था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यात्रा करना महंगा हो सकता है, खासकर यदि विमान बिना किसी को ले जाए राजधानी शहर से क्रिस्टल सिटी उड़ान भरने वाला था। विवान को वास्तव में परवाह नहीं थी। आखिरकार वह नहीं था जो ईंधन की खपत और इसी तरह की चीजों का सामना करने वाला था। ये सब उस पैसे से निपटने वाला था जो उसने गैब्रियल की सेवाएं प्राप्त करते समय सौंपा था। विवान ने क्रिस्टल सिटी में अगले 2 दिनों तक रहने का निर्णय लिया क्योंकि उसे उन कंपनियों से निपटना था जो पहले रॉय परिवार की थीं। हालांकि यह सच था कि कंपनियां अब उसके नियंत्रण में थीं, उसने अभी तक व्यवसायों को आधिकारिक रूप से नहीं लिया था। यह मुख्य कारण था कि ये कंपनियां और व्यवसाय मासिक आय रिपोर्ट में शामिल नहीं थे जो सिस्टम से प्राप्त होती थी। चूंकि उसकी योजना थी कि वह सिस्टम का अधिकतम लाभ उठाए, उसे ये सुनिश्चित करना था कि सभी चीजें जो उपयोग की जा सकती थीं, उनका अधिकतम उपयोग किया जाए। विवान पहले एक कंपनी में गया जो रबर की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार थी। इस कंपनी के कई सहयोग थे जो रबर के उत्पादन में लगी कंपनियों के साथ थे। चूंकि क्रिस्टल सिटी पहले रॉय परिवार द्वारा नियंत्रित था, वह कंपनी पूरे शहर में रबर का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। और चूंकि वे रबर की आपूर्ति कर रहे थे, निश्चित रूप से उनके पास एक उद्योग था जो उस रबर का उपयोग करके कई उत्पादों का निर्माण कर रहा था। और रबर उत्पादों के उत्पादन की शीर्ष कंपनी भी पहले रॉय परिवार की थी। जब विवान वहां पहुंचा तो उसने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और मुख्य कार्यालय की ओर बढ़ गया। उसके साथ श्रीयंका थी। चूंकि वह यहाँ सबसे परिचित थी, उसने उसे दिखाने के लिए आने का निर्णय लिया। जहां तक सान्या का सवाल था, उसने शहर की यात्रा करने का निर्णय लिया और कई स्थानों पर जाने का निर्णय लिया जो उसने अपने बचपन में देखे थे। वह अपनी बचपन की यादों को फिर से जीना चाहती थी। जैसे ही विवान कार से बाहर निकला, वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि स्टीव फिर से वहां था। ऐसा लग रहा था कि वह कंपनी के एक कार्यकारी के साथ आया था। चूंकि वह एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, वह अब विवान के अधीन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को परिवहन करने के लिए जिम्मेदार था। ये भी इस समय था जब स्टीव ने विवान को देखा। उसकी भौहें थोड़ी उठ गईं जब उसने विवान को आश्चर्य से देखा। उस दिन के बाद जब वे विवान को देखने के लिए सोमेश्वर सिटी गए थे, तब से स्टीव ने विवान को फिर से नहीं देखा था। यहां तक कि जब रॉय परिवार संकट में था, तब भी विवान कभी नहीं आया। लेकिन निश्चित रूप से स्टीव ने विवान को पूरी तरह से भुला दिया था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान उनकी मदद करेगा। लेकिन जब उसने देखा कि विवान यहाँ मौजूद है, तो वह चकित रह गया। उसने सोचा कि क्या विवान यहाँ काम करने आया है या बस किसी व्यापार सहयोग के लिए। वह मूर्ख नहीं था कि यह विश्वास करे कि विवान उनके जैसा है, जिसने सब कुछ खो दिया है। जब उसने देखा कि विवान पहले सोमेश्वर सिटी में राजकुमार और राजकुमारी के महल में रह रहा था, तो उसने जान लिया कि विवान ने किसी न किसी समर्थन को खोज लिया है। विवान ने एक पल के लिए स्टीव पर नजर डाली, फिर अंततः उसे अनदेखा कर दिया। उनके बीच बात करने के लिए कुछ नहीं था, भले ही वे भाई हों। जब उसने देखा कि विवान जा रहा है, तो स्टीव ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, विवान रुको। उसने चिल्लाते हुए विवान और श्रीयंका के सामने आकर उनका रास्ता रोक दिया।
जैसे ही विवान ने स्टीव को अपने नाम से पुकारते सुना, उसने अपनी आंखें चिराते हुए कहा, कृपया, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे भाईचारे के संबंध को न बताएं। मुझे लगा कि मैंने रॉय परिवार को 3 महीने पहले छोड़ दिया था। आपने परिवार छोड़ दिया, लेकिन यह आधिकारिक नहीं था। अभी भी आप रॉय परिवार के एक सदस्य हैं। तो आप कैसे हमारे परिवार को दुख सहने दे सकते हैं जबकि आप खुद का आनंद ले रहे हैं? स्टीव ने पलटकर कहा, ओह, अब आप याद करते हैं कि मैं आपसे संबंधित हूं। मुझे लगा कि आप कभी नहीं चाहते थे कि मैं रॉय परिवार से संबंधित हूं। जब तक मैं याद कर सकता हूं, मैं रॉय परिवार के नाम पर एक कलंक था। विवान ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि पहले क्या हुआ। चूंकि रॉय परिवार ने आपके लिए जब आप छोटे थे बहुत कुछ किया, आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। स्टीव ने कहा, उसे शर्म की कोई परवाह नहीं थी। विवान ने उसे एक पल के लिए देखा जैसे वह एक मूर्ख व्यक्ति को देख रहा हो। कुछ समय बाद उसने सिर हिलाया और अपने रास्ते पर चलता रहा। उसने निश्चित रूप से स्टीव के बगल से गुजरते हुए उसे अनदेखा कर दिया। जैसे ही वह जा रहा था, उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं रॉय परिवार का कुछ भी कर्जदार हूं। आपको ये जानना चाहिए कि मैं आपको और आपके द्वारा मेरी मां के साथ किए गए कार्यों के लिए कुछ नहीं कर्जदार हूं। स्टीव अनजान रह गया जब उसने विवान की बात सुनी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विवान उनकी मदद नहीं करने वाला है। जहां तक वह बात कर रहा था कि उन्होंने उसे और उसकी मां को रॉय परिवार के सुनहरे दिनों में कैसे व्यवहार किया, उसने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तू कृतघ्न, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे रगों में रॉय परिवार का खून बह रहा है। तुम सच में हमें रॉय परिवार को शर्मिंदा कर रहे हो। स्टीव ने विवान पर गुस्से में चिल्लाया। अगले पल वह तुरंत विवान की ओर दौड़ा, उसे पीटने के इरादे से। वह विवान पर पूरी तरह से गुस्से में था कि उसने ये समझने की कोशिश भी नहीं की कि विवान यहाँ क्यों है, और ये तथ्य कि श्रेयंका, जिसे सभी शीर्ष प्रबंधन असली ताकत के रूप में जानते थे, वास्तव में विवान के पीछे थी। अपने गुस्से में उसने इस तरह की किसी भी बात को भूल गया। उसके सामने विवान अभी भी वही बदतमीज था जिसे वह पहले परेशान करता था। भले ही उसके पास अब थोड़े पैसे हों, यह इस बात को नहीं बदलता कि वह सिर्फ एक बदतमीज था। चूंकि वह पहले विवान को पीट सकता था, तो वह अभी भी ऐसा ही करेगा। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखाना पड़ेगा, स्टीव ने कहा जब वह विवान के करीब पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही वह विवान के पास पहुंचने वाला था, उसे अचानक अपने पेट में एक जबरदस्त धक्का महसूस हुआ, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह पीछे की ओर धकेल दिया गया। वह जमीन पर गिरकर चिल्लाया, दर्द के कारण वह शर्मिंदगी में लोटपोट हो गया। उसने ऊपर देखा तो देखा कि श्रेयंका उसे गुस्से से घूर रही थी। केवल तब जाकर उसे अपनी सोच प्रक्रिया वापस मिली। जब विवान वहां आया, स्टीव ने पूरी तरह से अपने चारों ओर के लोगों को नजरअंदाज कर दिया और मुख्य रूप से विवान पर ध्यान केंद्रित किया। अब उसे एहसास हुआ कि श्रेयंका वास्तव में विवान के साथ थी। इससे उसकी आंखें डर से तेजी से सिकुड़ गईं। उसे श्रेयंका को जानता था। वह व्यक्ति थी जो उन व्यवसायों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार थी जो तब अधिग्रहित किए गए थे जब रॉय परिवार दिवालिया हो गया था। वह एक बड़ी हस्ती थी जिसे वह अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और अब ये बड़ी हस्ती उसे गुस्से से देख रही थी। ये स्पष्ट था कि वह पहले ही उससे नाराज हो चुकी थी। क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे बॉस को शिष्टाचार सिखाने के लायक हो? श्रेयंका ने ठंडे स्वर में पूछा। स्टीव का मन तुरंत खाली हो गया। वह वास्तव में ये समझ नहीं पाया कि श्रेयंका क्या कह रही थी। विवान उसका बॉस है, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि विवान वह व्यक्ति है जिसने पहले रॉय परिवार की सभी संपत्तियों को खरीद लिया है? इस बारे में सोचते ही स्टीव ने यह कहकर चौंक उठाया कि यह सब असंभव है। ये कैसे हो सकता है कि विवान, परिवार का सबसे नापसंद व्यक्ति, वास्तव में रॉय परिवार की सभी संपत्तियों को हासिल करने की धन और क्षमता प्राप्त कर चुका है? यह उसके मन में असंभव था। रॉय परिवार की कुल संपत्तियों की कीमत 500 करोड़ रुपये से अधिक थी। भले ही रॉय परिवार की संपत्तियों की कीमत उनकी प्रतिष्ठा के गिरने के कारण कम हो गई हो, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक राशि छोटी थी। फिर उसने श्रेयंका के सुंदर चेहरे को देखते हुए कुछ सोचा। उस विचार पर उसने अपने पेट को पकड़ा जो अभी भी उसे दर्द दे रहा था, और फिर खुद को जमीन से उठाया। फिर उसने विवान की ओर देखा जो अभी भी इमारत में प्रवेश करने वाला था। जब स्टीव उस पर हमला कर रहा था, विवान ने वास्तव में अपने कदम नहीं रोके। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम वास्तव में किसी महिला के लिए खिलौना बनोगे। तो यही तुम्हारी सारी दौलत का स्रोत है? हंफ, तुम अब अपने सुंदर चेहरे के कारण घमंड कर रहे हो, स्टीव ने कहा। विवान ने बिल्कुल भी नहीं रुका। वह बस बोलते हुए इमारत में प्रवेश करता रहा। क्यों नहीं तुम भी अपने सुंदर चेहरे का उपयोग करके उस स्थिति में पहुंचने की कोशिश करो जिसमें मैं हूं और मुझे दिखाओ।
जैसे ही उसने ये कहा, वह इमारत के दरवाजों में गायब हो गया। स्टीव को एक पल और मनोरंजन करने के लिए तैयार नहीं था। स्टीव विवान की टिप्पणी से फिर से चकित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान वास्तव में इस तरह प्रतिक्रिया करेगा। उसने उम्मीद की थी कि विवान वास्तव में अपनी रक्षा करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वह विवान पर फिर से चिल्लाने वाला था, उसने अचानक एक खांसी सुनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करने की? चूंकि तुम अपनी जगह नहीं जानते, मैं तुम्हें ये जानने में मदद करूंगी, श्रेयंका ने ठंडे स्वर में कहा। उसके तुरंत बाद उसने सुरक्षा गार्डों की ओर देखा और उन्हें स्टीव को बाहर फेंकने का आदेश दिया। जहां तक वह ड्राइवर के रूप में पहले जो काम कर रहा था, उसे उस समय बर्खास्त कर दिया गया था। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड स्पष्ट रूप से किसी अन्य कंपनी के नहीं थे, सिवाय जीवीएसएल के। ये जैक द्वारा की गई एक व्यवस्था थी। उसके अधीन प्रत्येक कंपनी की सुरक्षा विभाग की देखभाल जीवीएसएल द्वारा की जा रही थी। और उन सुरक्षा गार्ड टीमों में से प्रत्येक में, जो भेजी गई थी, वहां कम से कम 2 भाड़े के सैनिक थे जिन्हें विवान ने पहले ही भर्ती किया था। बेशक रॉय परिवार की पूर्व संपत्तियों जैसी छोटी कंपनियों के लिए उसने उन लोगों में से कोई नहीं भेजा था जिन्होंने शरीर को मजबूत करने वाला समाधान लिया था। लेकिन फिर भी जो भाड़े के सैनिक भेजे गए थे, वे मजाक नहीं थे। विवान छोटी कंपनियों को लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहने देने वाला था। वह सभी कंपनियों को एक ही लाइन में विलय करने की योजना बना रहा था। लेकिन निश्चित रूप से वह ऐसा नहीं करने वाला था जब तक कि उसे सिस्टम से पहला आय पुरस्कार नहीं मिल जाता। सही है, उसने पहले ही ये पता लगा लिया था कि वह सिस्टम का अधिकतम लाभ कैसे उठाएगा। कई छोटी कंपनियों को खरीदकर वह आसानी से कई पहले आय पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। और उसके बाद इन छोटी कंपनियों को एक में विलय कर दिया जाएगा ताकि वे बाजार में हावी हो सकें। स्टीव को यह समझने का समय नहीं मिला कि क्या हो रहा है इससे पहले कि सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया और कंपनी के परिसर से बाहर खींच लिया। सुरक्षा गार्डों ने उसके साथ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती, और नतीजतन जैसे ही वह संघर्ष करता रहा, उसे 1 या 2 घूंसे मिले जो उसे चुप करा दिया। लेकिन जब उसे गेट के बाहर फेंका गया तो उसने अंततः कुछ आत्मविश्वास हासिल किया। उसने सुरक्षा गार्डों पर जोर से चिल्लाया, तुम लोग मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। तुम्हारा बॉस मेरा छोटा भाई है। जब मेरा पिता बाद में आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम मुझसे दुर्व्यवहार करते हो तो क्या होता है। सुरक्षा गार्डों ने उसे तिरस्कार से देखा। वे पिछले 1 महीने से स्टीव के साथ ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। वे उसकी बकवास पर विश्वास कैसे कर सकते थे? और भले ही ये सच था कि वह वास्तव में विवान से संबंधित था, फिर भी उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी क्योंकि विवान इस कथित बड़े भाई के पक्ष में नहीं दिखता था। बिना उसे देखे उन्होंने मुड़कर अपने पदों पर वापस चले गए। स्टीव के पास केवल अपना फोन निकालकर अपने पिता धीरेन्द्र से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे यकीन था कि जब धीरेन्द्र आएगा तो वह आसानी से विवान को संभाल लेगा। जब ये सब हो रहा था, ये स्पष्ट रूप से कंपनी के कई कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। कुछ कर्मचारी वहां थे जब रॉय परिवार क्रिस्टल सिटी में उच्च स्थान पर था, और नतीजतन उन्होंने स्टीव को भी देखा जब वह पूरी तरह से ऊंचा और शक्तिशाली था। और निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा कुछ भी अच्छी नहीं थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने परिवार की शक्ति का उपयोग करके कर्मचारियों को परेशान करता था, और नतीजतन उसने वास्तव में कई लोगों की नफरत को आकर्षित किया था। हे, अब उसे देखो। रॉय परिवार का युवा मास्टर अब कुछ नहीं बल्कि एक कुत्ता है। वह भौंक रहा है, इतनी शोर मचा रहा है कि ये परेशान कर रहा है। कुत्तों को शर्मिंदा करने से रोकें इस व्यक्ति को उनसे जोड़कर। वह स्पष्ट रूप से एक कुत्ते से भी बदतर है। उसे देखो, उसे शर्म का मतलब नहीं पता। बिल्कुल सही। जब उसने देखा कि वह हमारे बड़े बॉस से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, तो उसने केवल यह सोचने का सहारा लिया कि वह एक खिलौना लड़का है। चूंकि वह बॉस से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, उसने केवल उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का सोचा। मुझे लगता है कि उसके परिवार के साथ जो हुआ वह वास्तव में योग्य था। तुम लोग एक पल रुको। नए बॉस के बारे में क्या तुम में से किसी ने उसके बारे में सुना है? बिल्कुल सही। पहले यह मिस श्रेयंका थी जो यहाँ सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन अब अचानक उसके पास एक बॉस है। लेकिन मैं यहाँ जो हो रहा है उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैंने सही सुना तो स्टीव ने उसे एक बदतमीज कहा। क्या तुम सोचते हो कि वह वही बदतमीज बच्चा हो सकता है जिसका हमेशा रॉय परिवार में जिक्र होता था, जो एक प्रेमिका से पैदा हुआ था? लेकिन ये कैसे संभव है? वह अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में एक खिलौना लड़का बन गया है? हे, चुप रहो। यह मायने नहीं रखता कि उसने क्या किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह वर्तमान बॉस है। अगर यह खबर उसके कानों तक पहुंच गई कि तुम वास्तव में उसके पीछे बात कर रहे हो, तो तुम निश्चित रूप से बहुत परेशानी में पड़ जाओगे।
चूंकि वह व्यवसाय को संभालने के लिए वहां था, वह वहां अधिक समय तक नहीं रुका। जब उसने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो उसे करने थे, तो उसने अंततः छोड़ने का निर्णय लिया। उसके पास अन्य कंपनियों का दौरा करने के लिए भी था। हालांकि यह सच था कि कंपनियों ने दस्तावेज उसे भेज सकते थे ताकि वह सब कुछ एक बार में पूरा कर सके, उसने फिर भी उन्हें देखने का निर्णय लिया। इसका कारण यह था कि वह वास्तव में उन कंपनियों की स्थिति जानना चाहता था जो वह स्वामित्व में रखता था। वह नहीं चाहता था कि ऐसी स्थिति हो जहां उसे ये भी नहीं पता हो कि उसकी कंपनी क्या करती है। जब विवान इमारत से बाहर निकला तो उसे आश्चर्य हुआ कि कंपनी के प्रवेश द्वार पर एक हलचल थी। इससे उसकी भौहें चढ़ गई क्योंकि उसने सोचा कि क्या हुआ। उसके विचारों के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, ये देखते हुए कि वहां सुरक्षा गार्ड थे। फिर भी उसे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उस कार में चढ़ गया जिसमें वे आए थे। श्रेयंका ड्राइवर की सीट पर बैठ गई और तुरंत निकास की ओर बढ़ी। जब वे गेट पर पहुंचे तो सुरक्षा गार्ड तुरंत वहां मौजूद भीड़ को अलग कर दिया ताकि वे विमान को बाहर निकलने की अनुमति दे सकें। लेकिन ठीक उसी समय एक आवाज हवा में गूंज उठी, पापा, वही कार है। विवान अंदर है। हालांकि वह कार के अंदर था, विवान तुरंत जान गया कि आवाज उसके आधे भाई स्टीव की है। अपनी तेज संवेदनाओं के साथ वह आसानी से दूर से स्टीव की बात सुन सकता था। हालांकि वह रुकना नहीं चाहता था, फिर भी कार के सामने बहुत से लोग खड़े थे और नतीजतन कार अभी नहीं जा सकती थी। उससे पहले कि वह कुछ कह सके, उसने अचानक देखा कि एक मध्यवर्गीय आदमी भीड़ के बीच से धकेलता हुआ आ रहा है। स्टीव उसके पीछे था। विवान ने निश्चित रूप से उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। वह और कोई नहीं बल्कि उसका पिता धीरेंद्र था। वह अब पहले की तुलना में कहीं अधिक बुरा दिख रहा था जब विवान ने उसे सोमेश्वर में देखा था। विवान को यह अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी कि धीरेंद्र वास्तव में एक बहुत कठिन जीवन जी रहा था। एक व्यक्ति जो हमेशा एक ऐसा जीवन जीता था जहां उसे अपनी सभी आवश्यकताएं मिलती थीं, अचानक सबसे निचले स्तर पर गिर जाना, जहां उसे कर्ज के लिए शिकार किया जा रहा था, वास्तव में निराशाजनक था। फिर भी विवान को इसकी परवाह नहीं थी। जब वह और उसकी मां रॉय परिवार में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे थे, धीरेंद्र परिवार के मुखिया और उसके पिता के रूप में वास्तव में उसकी और उसकी मां की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। चूंकि उसने उस समय उसे नजरअंदाज किया था, इसलिए विवान भी वही करने वाला था। हालांकि वह था जिसने उसे उस स्थिति में गिरा दिया। विवान इसे अपनी मां की मृत्यु की सुविधा के लिए चुकाने के रूप में मानता था। हालांकि यह सच था कि उसने जानबूझकर या अनजाने में उसे मारने की इच्छा नहीं की। उसकी अनदेखी ने उसकी मां को उसके एक पत्नी द्वारा जहर दिए जाने का कारण बना दिया। विवान, तुरंत उस कार से बाहर निकलो। तुम कैसे हिम्मत करते हो यहाँ आनंदित रहने की जबकि मैं, तुम्हारा पिता, यहाँ दुखी हूँ। जैसे ही धीरेंद्र निकट आया, उसने चिल्लाया। विवान, जो कार में था, तुरंत अपनी आंखें घुमाने लगा। उसने सोचा कि क्या धीरेंद्र के सिर में कोई गड़बड़ है। वह व्यक्ति अपनी आवाज में पूरी ताकत के साथ चिल्ला रहा था जैसे कि वह वास्तव में उसे आदेश दे सकता था। विवान ने श्रेयंका को रियरव्यू मिरर के माध्यम से देखा। बस उन्हें नजरअंदाज करो और जहां हम जा रहे हैं वहां चलते रहो। हमारे पास उनके लिए समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, विवान ने कहा। श्रेयंका ने सिर हिलाया और फिर सुरक्षा गार्डों की ओर देखा जो ये तय करने में उलझन में थे कि कार के लिए रास्ता खोलना है या धीरेंद्र को विवान से मिलने देना है। हालांकि यह सच था कि उन्हें धीरेंद्र के व्यवहार से नफरत थी। अगर यह सच था कि विवान का धीरेंद्र से कोई संबंध था, तो अगर उन्होंने उसे समस्या में डाल दिया तो वे परेशानी में पड़ सकते थे। रास्ता खोलो, श्रेयंका ने सुरक्षा गार्डों के नेता से शांत स्वर में कहा। गार्ड ने तुरंत सिर हिलाया और अपने अधीनस्थों को तुरंत रास्ता खोलने का आदेश दिया। चूंकि यह ऊपर से एक और आदेश था, सुरक्षा गार्डों ने कार के रास्ते में खड़े लोगों के साथ और भी आक्रामकता से निपटा। जहां तक धीरेंद्र का सवाल था, उसे सुरक्षा गार्डों द्वारा धकेल दिया गया, जिससे वह कार के पास पहुंचने से पूरी तरह से रोक दिया गया। ये स्पष्ट था कि धीरेंद्र इस मौके को विवान से मिलने के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसके अनुसार विवान को कम से कम एक बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चूंकि वह वर्तमान में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था, भोजन करने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी, विवान को तुरंत इसका ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि वह वर्तमान में अमीर था। तू नालायक बेटा, तुम कैसे हिम्मत करते हो अपने पिता को नजरअंदाज करने की जब वह इस स्थिति में है? या क्या तुम्हारे पास जो थोड़ी दौलत है वह तुम्हारे सिर में चढ़ गई है? धीरेंद्र ने विवान के पीछे चिल्लाते हुए कहा। उसकी भौहों पर नसें उभरी हुई थीं। बेशक, चूंकि वह प्रभावित नहीं हुआ, विवान ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसे परवाह नहीं थी कि धीरेंद्र क्या बकवास कर रहा था। अंत में वह वही करने वाला था जो वह हर दिन करता था। जब धीरेंद्र ने देखा कि उसके शब्दों का विवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। अगर तुम्हारी मां जीवित होती तो वह निश्चित रूप से निराश होती।
मुझे यकीन है कि वह ये देखकर रोएगी कि तुम किस तरह के बेटे बन गए हो। जैसे ही धीरेन्द्र बोलने वाला था, उसने देखा कि कार अचानक रुक गई। वह उत्साहित हो गया, सोचते हुए कि उसके शब्दों ने वास्तव में विवान पर प्रभाव डाला है। उस पल, उसने पहले ही ये कल्पना करना शुरू कर दिया था कि वह अपने चरम पर कैसे लौटेगा। हंफ, तुम विश्वासघाती लोग, बस तुम इंतजार करो। चूंकि मैं पहले की तरह अपने चरम पर लौटने वाला हूं, मैं निश्चित रूप से तुम सभी को दुखी कर दूंगा। धीरेन्द्र ने अपने मन में सोचा। अनजाने में उसके चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। वह पहले से ही उस चीज के लिए गर्वित दिख रहा था जिसकी वह लालसा कर रहा था। तभी कार की खिड़कियां नीचे गईं और विवान का चेहरा प्रकट हुआ। उसका चेहरा वर्तमान में पत्थर की तरह ठंडा था। उसकी आंखों में केवल गुस्सा देखा जा सकता था अगर कोई ध्यान से देखता। उसने धीरेन्द्र को एक पल के लिए घूरा। उसके तुरंत बाद उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मां का नाम फिर कभी नहीं लोगे। यह मेरी ओर से तुम्हें दी गई अंतिम चेतावनी है, अन्यथा शायद तुम्हारी वर्तमान स्थिति सबसे खराब नहीं होगी जो तुमने अनुभव की है। धीरेन्द्र की आंखें इस विश्वास में चौड़ी हो गईं जब उसने विवान के शब्द सुने। उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान वास्तव में केवल उसे चेतावनी देने के लिए रुका था। ये क्या हो रहा है? वह कुछ बार अपनी आंखें झपकाने के लिए मजबूर हुआ। अंत में गुस्से और शर्मिंदगी में उसने विवान को लाल आंखों से देखा। तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो, तुम बदतमीज। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हें एक टुकड़ा देने जा रहा हूं ताकि तुम भविष्य में अपने बड़ों का सम्मान करना सीख सको। धीरेन्द्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए विवान की कार की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह सुरक्षा गार्डों के माध्यम से नहीं पहुंच सका। ये सुरक्षा गार्ड सभी मजबूत थे और धीरेन्द्र उनके साथ नहीं निपट सकता था। अंत में धीरेन्द्र केवल दूर से विवान पर चिल्ला सकता था, लेकिन विवान के प्रति उसका गुस्सा एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्टीव, जो विवान के पीछे था, भी इस बात से गुस्से में था कि विवान ने अपने पिता के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया, और नतीजतन उसने भी विवान पर गालियां देना शुरू कर दिया। विवान ने कुछ समय तक उन्हें घूरा। अंत में जब तक उन्होंने अपनी मां का नाम नहीं लिया, तब तक उनके शब्दों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में तुम्हें अपनी कंपनियों के आसपास नहीं देखूंगा। जब विवान के शब्द उनके कानों तक पहुंचे, धीरेन्द्र और स्टीव गुस्से में कांपने लगे। अगर यह नहीं होता कि वे सुरक्षा गार्डों द्वारा रोके गए थे, तो वे तुरंत विवान पर दौड़कर उसे पीट देते। लेकिन निश्चित रूप से ये केवल तभी होता अगर उनके पास वास्तव में ऐसा करने की क्षमता होती। अपनी बात कहने के बाद विवान ने तुरंत अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। इस समय सुरक्षा गार्डों ने कार के लिए रास्ता साफ कर दिया था, और नतीजतन कार कंपनी के परिसर से बाहर निकल गई और एक और दिशा में बढ़ गई। वे एक ऐसी कंपनी की ओर जा रहे थे जो टूथपेस्ट के उत्पादन के लिए जिम्मेदार थी। धीरेन्द्र और स्टीव विवान से चकित और गुस्से में रह गए, लेकिन अंत में वे विवान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। ये वह समय नहीं था जब विवान कमजोर था और वे उस पर हमला कर सकते थे। उस पल में उनके पास केवल उस कार को घूरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उनके सामने से जा रही थी। उनकी आंखों में स्पष्ट नफरत थी। उन्होंने अपने आप से कसम खाई कि अगर उन्हें कोई शक्ति मिली तो वे निश्चित रूप से विवान से बदला लेंगे। जो वे वास्तव में नहीं जानते थे वह यह था कि विवान को ढीले सिरों को छोड़ना पसंद नहीं था, और उन्हें बांधने के लिए उसने वास्तव में उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक समूह भेजा था। जब तक वे विवान या उसके करीब किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने की हिम्मत करते, उन्हें तुरंत निपटा दिया जाएगा। बेशक यह कार्रवाई करने से पहले होगा। विवान ने क्रिस्टल सिटी में उतना समय नहीं बिताया जितना उसने पहले योजना बनाई थी, और नतीजतन जब उसने पहले रॉय परिवार की सभी कंपनियों का दौरा कर लिया तो उसने राजधानी शहर लौटने का निर्णय लिया। अब आखिरकार उसका अपना उद्यम स्थापित करने का समय आ गया था। चूंकि उसने पहले ही विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों का संग्रह प्राप्त कर लिया था, उसने तय किया कि उन्हें केंद्रीय प्रबंधन साझा करना चाहिए। इस तरह शायद वह जान सकेगा कि उसकी कौन सी संपत्ति क्या कर रही है। इसके अलावा वह जल्द से जल्द कई बाजारों पर एकाधिकार करने की योजना भी शुरू करेगा। वह निश्चित था कि कई कंपनियों के एक में विलय होने की शक्ति के साथ उसे जो प्रतिस्पर्धा मिलेगी वह निश्चित रूप से कम हो जाएगी। हालांकि यह सच था कि कई कंपनियों का होना कई लोगों को आकर्षित करेगा जो विभिन्न क्षेत्रों से उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने आएंगे। उसकी ताकत भी ये निर्धारित करेगी कि कौन उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। इसके अलावा विवान ने पहले ही उन कंपनियों का विलय शुरू कर दिया था जो उसने रॉय परिवार से और हार्श के अनुयायियों से अधिग्रहित की थी। जब उसने उन व्यवसायों को अपने नियंत्रण में लिया था जो पहले उनके परिवारों के थे, विवान ने उन्हें सान्या और उसके परिवार को सौंपने का निर्णय लिया था। लेकिन अंत में कैटलिन और सान्या ने वास्तव में असहमत किया।
उन्होंने जो बहाना दिया वह ये था कि अधिक कंपनियों का होना प्रबंधन में अधिक समस्याएं लाएगा। बेशक विवान जानता था कि यह केवल एक तरीका था जिसका वे उपयोग कर रहे थे ताकि वे उससे अधिक न प्राप्त करें। हालांकि यह विवान द्वारा सान्या को दी जाने वाली मुआवजा थी जो सान्या के साथ हुई घटनाओं के कारण थी। चूंकि वे इसे लेना नहीं चाहती थीं, विवान भी उन्हें फेंकने वाला नहीं था। उसने तय किया कि वह उन्हें भविष्य में सौंपने से पहले उनकी कीमत बढ़ा सकता है अगर उन्हें उनकी आवश्यकता हो, और निश्चित रूप से वह उन्हें छोटी कंपनियों के रूप में नहीं रहने देगा। जैसे अन्य कंपनियां जो वर्तमान में उसके अधीन थीं, वे भी उन कंपनियों के साथ विलय की जाएंगी जो समान सामान या सेवाओं में काम कर रही थीं। वर्तमान में विवान के अधीन व्यवसायों की संख्या बहुत अधिक थी, और वर्तमान में उनमें से कुछ पहले से ही देश में व्यापक रूप से फैले हुए थे। इनमें से एक था किराना विभाग जो वर्तमान में शीतल के अधीन था। महिला ने अपनी जिम्मेदारियों में इतनी मेहनत की थी कि उसे विवान की निगरानी की आवश्यकता नहीं थी। पिछले 2 हफ्तों में उसकी विस्तार की गति बढ़ गई थी। वर्तमान में किराना विभाग देश में अच्छी तरह से जाना जाता था। यह उन कंपनियों में से एक था जिन्हें डराया जाता था। कंपनी की विस्तार की गति इतनी तेज थी कि इसने किराना व्यवसाय में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वे इस तथ्य से निराश हो रहे थे कि तेजी से बढ़ते किराने ने उनके बाजारों को कम कर दिया था। जैसे ही वे किसी शहर में प्रकट होते, सभी अन्य किराने निश्चित रूप से विफल हो जाते। ये बस इस कारण था कि जैसे कि किराने का मालिक ऐसा व्यवसाय करने का निर्णय ले रहा था जो उसे लाभ के बजाय नुकसान लाएगा। व्यापार की दुनिया में लंबे समय से मौजूद लोगों के रूप में वे तुरंत बता सकते थे कि किराने का मालिक क्या सोच रहा था। वह अब उनके साथ निपटने का निर्णय ले रहा था ताकि भविष्य में वह बाजार पर एकाधिकार कर सके। हालांकि यह सच था कि वह वर्तमान में नुकसान उठा रहा था, भविष्य के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि वे वास्तव में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। उनके पास इतनी गहरी जेब नहीं थी कि वे उसके जैसे करने पर होने वाले नुकसान को सहन कर सकें। महीने का अंत निकट आ रहा था और विवान निश्चित रूप से उन आश्चर्य की प्रतीक्षा कर रहा था जो आने वाले थे। साथ ही वह एक और घटना की भी प्रतीक्षा कर रहा था जो बस होने वाली थी। यह अगले महीने होने वाला था। जल्द ही सान्या का जन्मदिन आने वाला था, और नतीजतन विवान ने उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। चूंकि यह उसके लिए एक विशेष दिन था, विवान उसे और भी विशेष बनाने के लिए तैयार था। वर्तमान में विवान अपने शांति आवास क्षेत्र में स्थित विला के अंदर था। वह फिर से एक मेहमान का स्वागत कर रहा था। बेंजामिन फिर से उससे मिलने आया था। इस बार क्या है? विवान ने पूछा। पिछली बार जब बेंजामिन यहाँ आया था तो वह बहुत रहस्यमय तरीके से व्यवहार कर रहा था। इससे विवान को उसे पसंद नहीं आया। अगर आप कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हैं, या आप किसी चीज़ के बारे में विवरण देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसे बिल्कुल भी उल्लेख करना बेहतर है। बेंजामिन के होंठों में हल्की सी हरकत हुई। वह अब सोच रहा था कि क्या उसके सामने खड़ा युवा वास्तव में उसका पोता है या एक अजनबी जिसे वह मिल रहा है। अंत में उसने केवल सिर हिलाया और एक आह भरी। यह उस कीमत का भुगतान था जो उसे परिवार के नियमों का पालन करने के लिए चुकानी पड़ी। अहेम, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि मैंने पिछले बार तुम्हें जो बताया था, क्या तुमने परिवार में वापस आने पर विचार किया है? बेंजामिन ने पूछा। विवान ने चुपचाप बेंजामिन को देखा। जिस दिन उसकी मां को जेस्ता परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा मारा गया था, तब से उसने वहां वापस जाने की कभी इच्छा नहीं की। इसके अलावा ये एक निश्चित बात थी कि जब तक वह वहां गया, वह उन बेवकूफ़ परिवार के नियमों से बंधा रहेगा जो बनाए गए थे। वह ऐसी बेवकूफ़ी की पाबंदियों के लिए तैयार नहीं था। हालांकि यह सच था कि परिवार के नियम परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। विवान जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो स्वतंत्र रहना पसंद करता था, ये केवल एक जेल थी। मैंने तुम्हें पिछले बार ही बता दिया था कि मैं उस परिवार में शामिल होने वाला नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ जैसे मैं हूँ, विवान ने शांति से कहा। बेंजामिन ने फिर से एक आह भरी। हालांकि उसने पहले से ही ऐसे उत्तर की उम्मीद की थी, वह वास्तव में अभी भी निराश था। एक गहरी सांस लेने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने विवान की ओर देखा। फिर उसने पूछा, क्या तुम नाथन की गुमशुदगी में शामिल हो? विवान उस सवाल से चौंका नहीं। उसे पता था कि नाथन की गुमशुदगी जैसी बात बेंजामिन जैसे व्यक्ति से छिपी नहीं रह सकती। नाथन की गुमशुदगी निश्चित रूप से कई पुलिस अधिकारियों की मौत से जुड़ी थी, और नतीजतन ये एक बड़ा मामला था। हालांकि इसे सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा छिपा दिया गया था। जहां तक बेंजामिन का संदेह था कि विवान ही इसमें शामिल था, विवान को इस पर भी आश्चर्य नहीं हुआ। अंत में बेंजामिन जानता था कि विवान का नाथन के साथ एक दुश्मनी है, और नतीजतन वह निश्चित था कि विवान यह नहीं देखेगा कि नाथन गायब हो जाए। उसने कुछ न कुछ किया होगा। हाँ, मैं ही था, विवान ने नाथन की गुमशुदगी में शामिल होने से डरने के बिना स्वीकार किया।
भले ही जेस्ता परिवार उसके पीछे आना चाहता था, वे उसे कुछ नहीं कर सकते थे। उसकी वर्तमान शक्ति ऐसी नहीं थी कि जेस्ता परिवार उसे संभाल सके। उन्हें विवान से निपटने में सावधानी बरतनी होगी। विवान को वर्तमान में यकीन था कि उन्होंने उसके बारे में पहले ही जांच की होगी, और उसे यकीन था कि उन्होंने उसके बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त की होगी। हालांकि यह सच था कि उसकी जानकारी छिपी हुई थी, लेकिन बेंजामिन जैसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा से विवान पर नजर रखता था, उसके लिए कुछ विवरणों को छिपाना असंभव था। वह कहाँ है? बेंजामिन ने पूछा। हालांकि यह सच था कि नाथन ने बहुत से अपराध किए थे और कई ऐसी चीजों में शामिल था जो कानून के खिलाफ थीं, वह अंत में उसका बेटा था और नतीजतन बेंजामिन अभी भी उसे देखना चाहता था। भले ही वह उसे बिना सजा दिए नहीं जाने वाला था, उसने सोचा कि अदालत द्वारा उस पर लगाए गए दंड के लिए यही काफी था। वह मर चुका है, विवान ने स्पष्टता से कहा। बेंजामिन ने एक पल के लिए मुंह खोला, जैसे वह कुछ कहने का इरादा रखता था, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य था जब उसने विवान को चुपचाप घूरा। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि विवान नाथन की गुमशुदगी में शामिल था, उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान वास्तव में इतनी आसानी और तेजी से नाथन को मार डालेगा। ये कहना झूठ होगा कि बेंजामिन विवान पर गुस्सा नहीं था, लेकिन ठीक उसी समय जब उसने देखा कि विवान और नीलिमा ने रॉय परिवार में बहुत कुछ सहा, उस समय उसके पास कुछ करने का कोई विकल्प नहीं था। वह खुद विवान की क्षमताओं के बारे में जानता था। न केवल उसे, बल्कि पूरे परिवार को निश्चित रूप से विवान के साथ लड़ाई करने के लिए बहुत कुछ चुकाना होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये केवल इसलिए था क्योंकि बूढ़े आदमी को विवान की पूरी क्षमताओं का पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से जानता कि जेस्ता परिवार विवान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूं कि तुम उससे नाराज हो, लेकिन क्या उसे मारना वास्तव में आवश्यक था? बेंजामिन ने एक लंबी आह के बाद पूछा। चूंकि वह कई लोगों की मौतों में शामिल था, उसकी मौत निश्चित रूप से उन अनगिनत लोगों के लिए चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिन्हें उसने अपने जीवन में मारा। विवान ने उत्तर दिया। बेंजामिन वर्तमान में अपने दिल में बड़ी दुविधा का सामना कर रहा था। वह वास्तव में कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह बंधा हुआ था। इस समय उसने वास्तव में परिवार के नियमों से नफरत करना शुरू कर दिया था। अगर परिवार के नियम नहीं होते तो शायद नाथन इस समय जीवित होता। बेंजामिन ने अपने मन में सोचा। विवान चुप रहा और एक शब्द नहीं कहा। वह बेंजामिन के आगे बढ़ने या जाने का इंतजार कर रहा था। उसका शव कहाँ है? बेंजामिन ने निराशा से पूछा। उसका शव गायब हो गया, विवान ने उत्तर दिया। उसका शव गायब हो गया, विवान ने उत्तर दिया। बेंजामिन एक पल के लिए चुप रहा क्योंकि वह विवान के शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं जानता था। उसने विवान को एक पल के लिए घूरा, ये सोचते हुए कि क्या विवान मजाक कर रहा है या वह जो कह रहा है वह गंभीर है। लेकिन जब उसने देखा कि विवान के चेहरे पर कोई शरारती संकेत नहीं है, तो बेंजामिन का चेहरा गहरा हो गया। विवान, मैं समझ सकता हूं कि तुम पहले ही अपने चाचा नाथन को मार चुके हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें उसके शव को नष्ट करने का अधिकार है। मैंने तुमसे कहा कि मैं उसके शव को देखना चाहता हूं, और यह खेल खेलने का समय नहीं है। बेंजामिन इस समय गंभीर था। वह स्वीकार कर सकता था कि विवान ने नाथन से निपट लिया और उसे मार डाला क्योंकि नाथन ने पहले ही कई ऐसे अपराध किए थे जो अक्षम्य थे। लेकिन वह ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह वास्तव में अपने बेटे को दफनाने में असमर्थ था। हालांकि यह सच था कि नाथन ने बहुत कुछ किया था, वह फिर भी उसका फ्लैश एंड ब्लड था। चूंकि उसने पहले नाथन को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तो उसके पास केवल उसे एक उचित दफनाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय है। मैंने तुम्हें बताया कि उसका शव गायब हो गया क्योंकि वह वास्तव में गायब हो गया, विवान ने कहा। उस समय उसने देखा कि पतला आदमी ने खुद को जहर दिया था। उसके बाद वह राख में बदल गया। उस पल में विवान के मन में एक विचार आया, और नतीजतन उसने पतले आदमी के पास जो चीजें थीं उन्हें देखा, और नतीजतन उसने पाया कि पतला आदमी एक ऐसा जहर ले जा रहा था जैसा उसने लिया था। खैर, विवान वास्तव में नहीं जानता था कि पतला आदमी ने किस प्रकार का जहर लिया था क्योंकि वह उसके मुंह में था। लेकिन निश्चित रूप से हमेशा परीक्षण और त्रुटि की अवधि होती है। नाथन के मृत शरीर पर जहर का कई प्रयास करने के बाद विवान अंततः उस जहर को खोजने में सफल रहा जो वह चाहता था। लेकिन चूंकि नाथन मर चुका था, उसकी रक्त संचार प्रणाली काम नहीं कर रही थी, और नतीजतन विवान को नाथन के शरीर पर जहर डालने से पहले उसे पतला करना पड़ा। और ठीक उसी तरह जैसे पतले आदमी के साथ हुआ था, नाथन का शरीर भी राख में बदल गया। और इस तरह विवान ने दृश्य को साफ करने में सफल रहा। जब बेंजामिन ने देखा कि विवान झुकने वाला नहीं है, तो वह गुस्सा होने लगा। हालांकि उसके सामने वाला व्यक्ति उसका पोता था, उनके बीच का संबंध उस गहराई का नहीं था जो उसके बेटे के साथ थी।
और नतीजतन जब तक विवान नाथन का शव नहीं सौंपता, बेंजामिन यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करने के लिए तैयार था कि विवान ऐसा करे। उसे विश्वास नहीं था कि नाथन का शव गायब हो सकता है। विवान इसे कहीं छिपा रहा होगा। बेंजामिन का चेहरा पहले से ही गुस्से के कारण लाल हो गया था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने विवान को एक पल के लिए देखा, फिर से पूछा, विवान, क्या तुम नाथन का शव सौंपने वाले हो या नहीं? तुम जानते हो, मैंने तुम्हें बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी मर्जी से करने की अनुमति दी, लेकिन अब तुम्हें नाथन का शव सौंपना होगा, अन्यथा। बेंजामिन ने अपने शब्द पूरे नहीं किए, लेकिन विवान तुरंत अंतर्निहित अर्थ को समझ गया। उसने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखा और फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें जो कहना है वह मायने नहीं रखता। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि नाथन का शव गायब हो गया है, और अगर मैं चाहूं तो भी उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे धमकी देने की कोशिश नहीं करोगे। ये केवल इसलिए है क्योंकि मुझे धमकियां पसंद नहीं हैं। जब विवान ने ये शब्द कहे तो उसने सीधे बेंजामिन की आंखों में देखा। ये स्पष्ट था कि उसे परवाह नहीं थी कि बेंजामिन उसके दादा हैं या नहीं। चूंकि दोनों के बीच केवल खून का रिश्ता था, विवान उसे परेशान करने पर कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। बेंजामिन ने 1 मिनट तक विवान की आंखों में देखा। जब उसने देखा कि विवान इस समय तक अपनी नजरें नहीं हटा रहा है, तो उसने सिर हिलाया और समर्पण करने का निर्णय लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुम सही हो, अन्यथा तुम गहरे संकट में पड़ने वाले हो। इस दुनिया में बहुत कुछ छिपा है जो तुम नहीं जानते और समझते। अपनी बात कहने के बाद बेंजामिन उठकर विला से बाहर चला गया। उसे कुछ समय चाहिए था ताकि वह अंततः शांत हो सके। ये सच था कि वह गुस्से में था, लेकिन वह अपने गुस्से को बाहर नहीं निकालने वाला था। विवान ने उसे विला से बाहर नहीं छोड़ा। चूंकि बेंजामिन एक अनचाहा मेहमान था, इसलिए उनके बीच अच्छे संबंध न होने के कारण उसे इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। जब बेंजामिन चला गया, विवान अपने कमरे में वापस चला गया। उसने अंततः उन व्यवसायों का विश्लेषण करने का निर्णय लिया जो उसके पास थे। उसने पहले ही श्रेयंका को डेटा तैयार करने और उसे अपने ईमेल पर भेजने के लिए कहा था। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अपना लैपटॉप निकाला और जानकारी देखने लगा। चूंकि वह कई कंपनियों को एकीकृत करने की योजना बना रहा था, श्रेयंका ने उसे भेजी गई जानकारी को सरल बना दिया था। पहली कंपनी जो प्रमुख थी, निश्चित रूप से किराना विभाग था। हालांकि यह सच था कि किराना विभाग का अभी कोई नाम नहीं था और इसे किराना विभाग के रूप में संदर्भित किया गया था, इसकी प्रतिष्ठा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह आखिरकार वह चीज थी जिसे विवान ने शुरू किया था। यह उसके लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। वर्तमान में किराना विभाग पहले ही देश के 20 से अधिक शहरों में फैल चुका था और विस्तार अभी भी जारी था। शीतल को मिलने वाले पूंजी के प्रवाह के कारण उसने नए शहरों में खोले जा रहे किरानों को आसानी से स्थिर कर लिया था, और चूंकि वह उस विशेष शहर में मौजूद किरानों को खरीद रही थी, उसे विज्ञापन और इसी तरह की कई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। चूंकि किराने के पास पहले से ही ग्राहक थे, उन्हें केवल कीमतें कम करके और कई ऑफर देकर प्रचार करना था। इस तरह वे उन विशेष शहरों में मौजूद प्रतिस्पर्धा से आसानी से निपटने में सक्षम थे। लेकिन फिर भी किराना विभाग का प्रभाव केवल छोटे शहरों में था जो अन्य 4 क्षेत्रों में मौजूद थे। केंद्रीय क्षेत्र के लिए शीतल ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। केंद्रीय क्षेत्र में पाए जाने वाले लोग निश्चित रूप से निपटने में आसान नहीं थे। ये केवल अच्छे पैसे रखने की बात नहीं थी, बल्कि संबंध भी मायने रखते थे। यही कारण था कि विवान ने शीतल को पहले अन्य क्षेत्रों से निपटने के लिए कहा था, फिर अंत में केंद्रीय क्षेत्र से निपटने के लिए। अगली कंपनी थी GVSL। यह उसकी सुरक्षा कंपनी गुडविजन सिक्योरिटी लिमिटेड थी। किराना विभाग की तरह यह कंपनी तब से सुधार कर रही थी जब विवान राजधानी शहर आया और 3 सुरक्षा कंपनियों का विलय किया। वर्तमान में ये कहा जा सकता है कि यह सुरक्षा कंपनी निश्चित रूप से देश में सबसे अच्छी कंपनियों में से एक थी। ये केवल शुद्ध मूल्य के मामले में नहीं था, बल्कि सेवाओं के मामले में भी जो प्रदान की जा रही थी। कई भाड़े के सैनिकों को भर्ती करने में सफल होने के कारण उन्होंने सुरक्षा क्षेत्र में जो प्रभाव डाला था, उसने निश्चित रूप से कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया था। इसके साथ ट्रेसी नए अनुबंधों को संभालने में इतनी व्यस्त थी जो कंपनी दिन प्रतिदिन प्राप्त कर रही थी। लेकिन आयुष की मदद से दोनों ने सुरक्षा कंपनी को अच्छी तरह से संभालने में सफल रहे। चूंकि दोनों ने पहले ही शरीर को मजबूत करने वाले समाधान का सेवन किया था, वे बिना किसी चिंता के ओवरटाइम काम करने में सक्षम थे। सेना से बंदूकें प्राप्त करने के साथ विवान द्वारा निर्देशित निजी टीम पहले से ही स्थापित हो चुकी थी। जहां तक 3 हेलीकॉप्टरों का सवाल था जो विवान को पहले महीने की आय के दौरान सिस्टम से प्राप्त हुए थे, वे पहले से ही टीम द्वारा ले लिए गए थे। लिविंगस्टोन को वर्तमान में पूरे सुरक्षा दल का असली नेता माना जाता था।
एक सैनिक के रूप में उसके अनुभव के साथ साथ उसने जो साथी लाए थे, भाड़े के सैनिक वर्तमान में अच्छी तरह से अनुशासित थे। मजबूत होने के लाभ के साथ इन भाड़े के सैनिकों ने ड्यूटी पर रहते समय मजाक करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि विवान ने उन्हें वादा किया था कि भविष्य में लाभ हो सकते हैं, वे काम करते समय बहुत मेहनती रहे हैं। इसके बाद थे द रोज और कालमंड एंटरटेनमेंट कंपनियां। ये दोनों कंपनियां वर्तमान में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं, लेकिन फिर भी विवान को लगा कि यह उसके स्तर के व्यक्ति के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। चूंकि उसने पहले ही मनोरंजन कंपनियों को एकाधिकार के रूप में नामित किया था, तो उन्हें वर्तमान में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और विवान इन दोनों कंपनियों के विलय पर विचार कर रहा था। प्रत्येक कंपनी अपने आप में पहले से ही देश में एक बड़ी कंपनी थी। जब तक वह उन्हें एक में विलय करने में सफल होता, वह निश्चित था कि वह मनोरंजन क्षेत्र में हावी हो जाएगा। वर्तमान में द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए वह प्रमुख शेयरधारक था, जबकि सानिया दूसरी शेयरधारक थी। केवल वे दोनों ही कंपनी के असली निर्णय लेने वाले थे। जहां तक कालमंड एंटरटेनमेंट कंपनी का सवाल था, विवान के पास वर्तमान में 90% शेयर थे और 10% शेयर वर्तमान में जोनाथन के हाथ में थे। ये वे शेयर थे जो विवान ने जोनाथन को दिए थे। विवान ने केवल ये किया था क्योंकि वह अच्छे मूड में था। उस समय जोनाथन ने उसे एंटरटेनमेंट कंपनी के 10% शेयर दिए थे और सिस्टम की मदद से उसने शेष 90% शेयर प्राप्त कर लिए थे। इसके अलावा चलो होटल पर नजर डालते हैं, विवान ने कहा, क्योंकि वह स्क्रीन पर होटल की जानकारी की ओर स्क्रॉल करता